पर्यावरण संबंधी विश्वव्यापी हस्तक्षेप। भूमंडलीकरण के इस दौर में अगर हम देखें तो ऊंची-ऊंची अट्टालिकाएँ देख ऐसा लगता है मानो भौतिक विकास अपने चरम की ओर अग्रसर है। वहीं ऐसे भी अनुमान व्यक्त किए जा रहे हैं कि इस भौतिक विकास में पूरा ब्रह्मांड, पूरी धरती, मानव जहाँ जीवन यापन करता है, यह एक अभूतपूर्व संकट से दिनों-दिन घिर रहा है। एक ओर भूमंडलीकरण के दौर में पूरा विश्व गाँव के रूप में तब्दील होते जा रहा है। वैश्विक गाँव में लोगों को विकास मिल रहा है, लोग सिमटते जा रहे हैं, सूचना का प्रवाह है। लेकिन पर्यावरण संबंधी जो प्रदूषण हो रहे हैं, पर्यावरण के समक्ष जो संकट उत्पन्न हो रहे हैं, ये विकास के सामने ज़्यादा व्यापक हो रहे हैं, ज़्यादा विनाश के रास्ते खोल रहे हैं। यह पर्यावरण संकट पूरी मानव जाति के लिए खतरनाक है। आप ओजोन परत के क्षय के बारे में सुनते होंगे। आज सिर्फ ओजोन परत की ही बात नहीं है, बल्कि यह वायु या हवा भी सांस लेने योग्य नहीं रह गई है। एटमॉस्फेयर की बात करें अथवा हाइड्रोस्फेयर की बात करें जल जगत की, अथवा लिथोस्फेयर की बात करें अथवा बायोस्फेयर की बात करें, तो कोई भी जगत प्रदूषण से बचा हुआ नहीं है। और जाहिर है ऐसे में कहीं न कहीं जीवन यापन तो प्रभावित होगा ही होगा। और इस तरह की परिस्थिति के भूमंडलीकरण हमारी प्रगति पर एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। और न केवल ये भूमंडलीकरण विश्व की अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़कर एक विकास के रास्ते सुझाता है, तो बल्कि इसके साइड इफ़ेक्ट को अगर देखा जाए तो उपभोग स्तर भी बढ़ाता है। और इस उपभोग स्तर में कहीं न कहीं प्रकृति का ही दोहन होता है, शोषण होता है, पूरे विश्व की इकोलॉजी सिस्टम, परितंत्रीय प्रणाली को यदि हम देखें, तो इसके लिए भी कहीं न कहीं संकट उत्पन्न होने की स्थिति है। ऐसी आशंकाएँ बार-बार व्यक्त की जा रही है। हमारी आर्थिक विकास दिनों-दिन प्रगति को अग्रसर है। हम दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, दुनिया में विकास स्थापित कर रहे हैं, भौतिक सुख-सुविधा की और निरंतर अधिक से अधिक अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन इन सब दौर में, इस सब भाग-दौड़ में पर्यावरण को कितना नुकसान पहुँचा है, इसकी इसका आकलन लोग नहीं कर पा रहे हैं। हमेशा कहा जाता है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। और आगे इसी तरह अगर 2-3 डिग्री की वृद्धि हो जाए 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाए, तो इसकी तपिश में हर कोई झुलसेंगे, हर कोई प्राणी झुलसेंगे। न सिर्फ मनुष्य, बल्कि जल में रहने वाले या वायु में रहने वाले या धरती पर रहने वाले, हर एक लोग इसका शिकार होंगे। एक और हमारे उद्योग धंधे दिख रहे हैं, हमारे सड़क पर चलते वाहन दिख रहे हैं, हमें बिजली मिल रही है, ताप घर दिख रहे हैं। लेकिन ग्रीन हाउस गैस से धरती तप रही है, बर्बाद होगी, तो यह सामान्य तौर पर नहीं दिखता है। यहाँ पर सतत विकास की अवधारणा का भी ज़िक्र किया गया है। यह समझ लें कि सतत विकास ऐसा होता है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आने वाली पीढ़ी को भी, उसके लिए भी हम कुछ छोड़ जाएँ। वर्तमान में जब हम जितनी अच्छी जीवन की कल्पना कर रहे हैं, उनके जीवन की बेहतरी के लिए भी हम विकास की ओर अग्रसर रहें। यही होता है सतत विकास। इसके लिए विश्वव्यापी स्तर पर कई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। हालाँकि हम यहाँ पर यदि वर्तमान भूमंडलीकरण को देखें, तो यह पूर्णतः पश्चिमी आर्थिक चिंतन पर आधारित है, जहाँ की प्रौद्योगिकी मॉडल संचालित किया जाता है। इसमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, वस्तु की ज़रूरत पड़ती है। और ज़ाहिर है, इसके लिए प्राकृतिक संसाधन को हमें चेंज करना पड़ता है, उसे रूपांतरित करना पड़ता है। तो इसका दुष्प्रभाव कहीं न कहीं हमारे इकोसिस्टम पर पड़ता है, मानव एवं पर्यावरण दोनों पर पड़ता है। और इस मॉडल में इतनी चमत्कारिक आकर्षण शक्ति स्थापित हो गई है कि विकासशील राष्ट्र इस ओर खींचे जा रहे हैं। वे सोचते हैं कि इसी में हमारी आर्थिक प्रगति तो है ही, हमारी सामाजिक प्रगति ही भी है। और हालाँकि ये अलग बात है कि इनका दुष्प्रभाव गरीबी के रूप में आज भी दिखता है, असमानता के रूप में दिखा है। अमीरी बढ़ रही है, अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग की स्थिति
ठीक नहीं है, अमीरी गरीबी की खाई बढ़ती है और एक ओर बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था जहाँ हमें इस ओर आकर्षण उत्पन्न करता है, वहीं बढ़ता हुआ प्रदूषण अस्थायी रूप से हमारी पारिस्थितिकी को विनाश की ओर ले जा रहा है। दरअसल यह पारिस्थितिकीय भूमंडलीकरण की प्रक्रिया इस तथ्य से ज़्यादा अभिप्रेरित दिखती है कि उत्पादन और खपत आज दोनों अत्यधिक अवस्था में पहुँच गए, दोनों विकास के सर्वोत्कृष्ट अवस्था पर पहुँचते जा रहे हैं। और ऐसा स्थिति यह हो गई है कि कोई यदि अपने देश में जो कुछ करता है तो उसका प्रभाव ऐसा नहीं कि उसी व्यक्ति विशेष पर पड़ता है, उसी समाज पर पड़ता है, उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। और आप जानते हैं कि आप यदि अब रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं या एयर कंडीशनर का प्रयोग करते हैं, तो ये इसका प्रयोग विश्व की ओज़ोन परत को नष्ट करता है। और इस ओज़ोन परत के नष्ट होने से दुनिया के हर लोगों को इसकी क्षति होती है। तो कहीं उपयोग कोई करता है लेकिन नुकसान पूरे मानव समुदाय को उठाना पड़ता है। आप जानते हैं एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम चलता है यूएनईपी। उस उनके अनुसार कहा गया था कि यदि 8 अरब की वैश्विक आबादी है और 8 अरब में से 1 अरब लोग भी यदि अपने दैनिक जीवन को पर्यावरण के अनुकूल अपना लेते हैं, इस विकास में नहीं जाते हैं, फँसते हैं, पर्यावरण के अनुकूल सिर्फ़ यदि वो व्यवहार करते हैं, तो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 20% की गिरावट आ सकती है। आप समझ सकते हैं कि एक-एक मानव का व्यवहार एक-एक किस तरह पूरे समाज के समाज के पर्यावरण को, पूरे विश्व के पर्यावरण को प्रभावित करती है। मोटर वाहन का चलाना हो, तो यह भी आज परिवहन उद्योग अति विस्तार हो रहा है। आप बढ़ते सड़क देख रहे हैं, तो सड़क के साथ-साथ बढ़ते मोटर वाहन भी देख रहे हैं। लेकिन इसे जो गैस उत्सर्जन होता है, इस पर विराम नहीं लग पा रहा है। और आप जानते हैं कि परिवहन गैस उत्सर्जन के ल जितना गैस उत्सर्जन किया जाता है ग्रीन हाउस का, उसका 1/4 के लिए यह ज़िम्मेवार होता है। और कहा तो यह जा रहा है कि यह 2050 तक अगर यही रफ़्तार चलती रही तो इस पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 50% की वृद्धि हो जाएगी, 2 गुना वृद्धि हो जाएगी। और परिवहन से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लोगों को काफ़ी परेशान करेगी। इसके लिए आप देखते होंगे सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन को चलाया कि इससे कम से कम सार्वजनिक परिवहन में जब इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल होगा या लोग पैदल जब चलेंगे तो गैस उत्सर्जन नहीं होगा। इस तरह के आप उदाहरण आज सड़क पर देखते होंगे। और इसके अन्य रूप जैसे कि इसका मोटर वाहन परिवहन के अन्य रूप अगर हम इस्तेमाल करें तो इस तरह का ईंधन का नहीं करें तो 4.7 गीगा टन तक प्रदूषण कम किया जा सकता है। और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को यदि नियंत्रित नहीं किया गया तो शहर में धुआं होगा, धुआं से मौत होगा, मौत से कहा जाता है कि यह 2030 तक इसमें और वृद्धि होगी। इसीलिए आप देखते होंगे कार, टैक्सी, बस, ट्रक, ट्रेन हर जगह ऐसा व्यवस्था किया जा रहा है कि शून्य उत्सर्जन परिवहन हो। और आप जानते हैं कि वृक्ष की जिस तरह असीमित कटाई हो रही है, यह भी एक और हमारे विकास को तो दर्शा रहा है। लेकिन यह असीमित कटाव विश्व के लिए, विश्व की जलवायु के लिए भारी खतरनाक है, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरनाक है। और यदि हम उष्णकटिबंधीय वनों की बात करें, तो अगर वहाँ भी वनों की कटाई नहीं होगी, तो फिर परेशानी पूरी दुनिया को उठानी पड़ेगी। आप जानते हैं कि पारिस्थितिकीय तंत्र की बहाली पर समुचित हो, इसके लिए विश्व स्तर पर भी यद्यपि कि प्रयास किए जाते हैं, जाते रहे हैं, लेकिन जिस तरह विकासवादी भूमंडलीकरण में सिर्फ़ मुनाफ़ा देखते हैं, वहाँ पर उसे कार्बन सिंक की कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती है। उसे कार्बन डाइऑक्साइड से कोई मतलब नहीं होता है, ग्रीन हाउस गैस से कोई मतलब नहीं होता है और वे अपना सिर्फ़ मुनाफ़ा देखते हैं। वहीं वनों की कटाई के खिलाफ, प्राकृतिक जीवन जीने के लिए आप देखते हैं कि समय-समय पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा, सरकारों द्वारा ये प्रोत्साहन जैसी नीति भी चलाई जाती रही है। अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत के संदर्भ में एक दवाई हुआ
डिक्लोरो डाइफेनाइल ट्रिक्लोरो रोएथेन ये केमिकल है। तो ऐसा मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर ये सिर्फ़ उसी के लिए संकट नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है कि यह अन्य जीव के लिए भी संकट उत्पन्न करता करता है। और जैसे कि आप सुनते होंगे, एक बार बातें ऐसी भी आई कि डाइक्लोफेनिक सोडियम का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण जो क कौवे जो पशु पक्षी होते हैं, जो जैसे कि पशु को वो दवाई दिया जाता है, वो केमिकल दिया जाता है, वो यदि मर गए, उसको फेंका गया, तो वो फिर कौवा खाएगा, चील खाएगा, तो इसका दुष्प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, उसकी प्रजाति नष्ट होती है। तो उसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि डिक्लोरोडेफेनल टेट्राक्लोरोएथेन के मिश्रण से विश्व के दूर स्थित ध्रुवीय क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव पड़ रहा है या अन्य जीवों को संकट में डाल रहा है, क्योंकि इससे सागर महासागर में वो केमिकल जा रहा है और वायुधारा से भी जा रहा है और इससे संसाधन की छीनता हो रही है। इस तरह की स्थिति, संसाधन की छीनता की स्थिति, इस गैस के उत्सर्जन की स्थिति पहले नहीं थी। आज भूमंडलीकरण में इसकी प्रक्रिया काफ़ी तेज हो गई है। प्रगति का यह मॉडल हमारे अस्तित्व के लिए कितना लाभकारी है, कितना वांछनीय है, यह तो सभ्य समाज के मानव को सोचना ही पड़ेगा। एक विश्व में रहने की हमारी आवश्यकता अब कितनी रह गई है या कितनी सुरक्षित रह गई है, इसे भी मानव समाज में लोगों को सोचना ही पड़ेगा।